बहुत बहुत धन्यवाद पीसीसी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का। मैं एआईसीसी की तरफ से कुछ चंद बातें आपके सामने रखने आया हूं। जो विषय है उसमें कई कानूनी क्लैरिफिकेशंस हैं, कई कानूनी बिंदु हैं, बट बड़े सरल वे में और स्पष्ट भाषा में मैं आपको वो बात समझाना चाहूंगा। ये जो होल्डिंग कंपनी है नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड एक ब्रांड है जो फ्रीडम मूवमेंट के वक्त से कांग्रेस के साथ जुड़ा है। स्वतंत्रता संग्राम का ये एक पार्ट था और इसकी स्थापना तब नेहरू जी, पटेल साहब, मौलाना किदवई साहब, इस तरह के जो वरिष्ठ नेतागण थे उनके माध्यम से हुई। ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी और कांग्रेस के पार्टी की नीति रीति से जुड़ा एक मीडिया तंत्र था और है। समय रहते हुए जैसे सब पेपर्स की हालत होती है, ये लॉसेस में जाने लगा। एम्प्लॉयज की सैलरी, मशीन का रिप्लेसमेंट, क्योंकि न्यूज़पेपर का बिजनेस, मीडिया का बिजनेस, अगर आप एडवर्टाइजमेंट्स नहीं लेते हैं और कमर्शियल वे में रन नहीं करते हैं तो ये मुनाफे का बिजनेस नहीं है। तो करीब 90 करोड़ की 20-30 साल में कर्ज एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी से इसको पैसा मिलता था जिसके माध्यम से ये पेपर चलता था। अब कोई भी कर्ज लाइफ लॉन्ग तो चल नहीं सकता। तो एक वक्त आया कि जब पेपर का प्रकाशन भी डिफिकल्ट होता जा रहा था और इस कर्ज को लेकर एक नई व्यवस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई, तो निर्णय लिया गया कि इस कर्ज को इक्विटी में परिवर्तित किया जाए। ये एक नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है। जब कंपनीज लॉसेस में जाती हैं और इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूज होता है या डेट वेव होता है तो इक्विटी में कन्वर्ट होता है जिससे कि कंपनी चलती रहे। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो कांग्रेस शेयर होल्डर तो बन नहीं सकती। तो कांग्रेस की जो लीडरशिप था उसके नेतृत्व में एक कंपनी का गठन किया गया। जब गठन हुआ था तब आई थिंक सैम पेट्रोडा जी और सुमन दुबे जी ये मेंबर्स थे। बाद में सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी वगैरह भी बने। और ये सेक्शन 25 कंपनी है। सेक्शन 25 कंपनी का मतलब ये है इस कंपनी से आपको एक पैसा का मुनाफा नहीं हो सकता, आपको एक पैसा नहीं मिलेगा। आपके जेब से लग सकता है पैसा, बट आप इस कंपनी से पैसा नहीं ले सकते। इस कंपनी का पैसा या जो भी मुनाफा जब होगा वो उसके जो कंपनी का जो ट्रस्ट है उसी के लिए उपयोग होगा। तो ये एक प्रकार से नेशनल हेराल्ड को जीवित करने का एक प्रयास था और उससे नेशनल हेराल्ड जीवित हुआ। डिजिटल नेशनल हेराल्ड स्टार्ट हो गया है। कई जगह आप उनके आई थिंक प्रिंट के आउटलेट स्टार्ट हो गए हैं। तो जब ये एक नया व्यवस्था आई तो इसमें किसको आपत्ति हो सकती है और इसमें क्या क्राइम हो सकता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए, ईडी के पास कोई भी केस जब पहुंचता है उसके 2-3 प्री रेक्विजिट्स होते हैं। एक, इट हैज टू बी ए शेड्यूल ऑफेंस। अब आप कहते हो कि शेड्यूल ऑफेंस क्या है, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी का जो केस है वो एफआईआर नहीं है, वो एक उनकी कंप्लेंट है।
मैं कंप्लेंट के गुण दोषों में इस वक्त नहीं जा रहा हूं, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। उन्होंने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की कि ये जो कांग्रेस पार्टी ने रीअरेंजमेंट ऑफ बिजनेस किया है, ये आईपीसी के प्रोविजंस का वायलेशन है, और उस वायलेशन का हवाला देते हुए उन्होंने केस फाइल किया। 3, 4, 5 साल तक वो केस पेंडिंग रहा, और जब बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है तो उस पर कोर्ट कॉग्निजेंस लेके नोटिस निकालती है। नोटिस ऑफ समनिंग इसको कहते हैं, सीआरपीसी 2002 में 202 सेक्शन। नोटिस ऑफ समनिंग का मतलब यह होता है कि भाई हमने किसी को, एक मुद्दई को सुना है, उसने अपनी बात कही है, हम आपसे अब पूछना चाहते हैं कि क्या ये मुद्दई की बात ठीक है कि नहीं है। तो आपको उस मुद्दई को क्रॉस एग्जामिन करने का और उसके विटनेसेस के क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलता है। अभी उस स्टेज पे केस रुका है। जब सुब्रमण्यम स्वामी साहब का क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था या स्टार्ट हुआ था, तो वो खुद हाईकोर्ट चले गए और दिल्ली हाईकोर्ट से उन्होंने प्रोसीडिंग्स को स्टे करा दिया, रुकवा दिया। तो ये है टोटल परिस्थिति। कोई एफआईआर नहीं है, कोई शेड्यूल ऑफेंस नहीं है। इसके बावजूद एक कंप्लेंट के बेसिस पे शेड्यूल ऑफेंस को मानते हुए एक केस रजिस्टर किया जाता है। जब केस रजिस्टर किया जाता है तो 2015 में तफ्तीश के बाद ईडी का ही कहना है, जो हम लोगों की जानकारी है, कि इसमें कोई केस ही नहीं बनता है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है, इनफैक्ट केस स्टार्ट करने का केस नहीं बनता है। तो 2015 में एक प्रकार से केस को बंद कर दिया गया। उन दिनों में कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट डालने का प्रोसीजर नहीं था। जैसे पुलिस में होता है, आप कोई केस क्लोज करते हो तो आपको क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में भेजनी पड़ती है। वो अमेंडमेंट पीएमएलए में 2019 में आया, उस पर भी अब डिबेट था, हम लोग पार्टिसिपेट किए पार्लियामेंट में। तो उस क्लोजर रिपोर्ट को, जो कि उस वक्त हो चुकी थी, क्योंकि वो एक डिपार्टमेंटल रिपोर्ट जैसी थी, उसको आप कभी भी रीओपन कर, कोई किसी के राइट्स का तो कोई फिक्र ही नहीं उसमें, तो उन्होंने रीओपन कर दिया 18-19 में। और उसको लेके जो आज समझ आए हैं, जिसका न्यायिक चैलेंज जब होगा ये एक अलग विषय है, बट जो तरीका अपनाया गया उसको हम कंडेम करते हैं। कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, कोई शेड्यूल ऑफेंस नहीं है, कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं है। स्वामी जी की कंप्लेंट अभी कोर्ट पे पेंडिंग है, समनिंग एविडेंस पे स्टे हो चुकी है कंप्लेंट उन्हीं के कहने से। तो आज क्या विषय है कि आप कांग्रेस के लीडर्स को और टॉप लीडरशिप को क्या पूछना चाहते हो? और उससे भी बड़ा प्रश्न, ये तो मैं बता रहा हूं कि केस ही नहीं है, उससे बड़ा प्रश्न ये है, मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसे की राउंड ट्रिपिंग, मतलब पैसे का मूवमेंट होता है, जो कि कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। मतलब प्रोसीड्स का क्राइम का जब मूवमेंट होता है और राउंड ट्रिपिंग होती है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। आप पीएमएलए एक्ट के एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ लीजिए, इसीलिए बनाया गया था। बिजनेस रीअरेंजमेंट को प्रोसिक्यूट करने के लिए नहीं बनाया गया था। वैसे भी बिजनेस रीअरेंजमेंट प्रोसिक्यूटेबल स्थिति नहीं होती है। ये तो बिरला, टाटा, डालमिया रोज तो बिजनेस के रीअरेंज करते। कभी अल्ट्राटेक दूसरी कंपनी इंडिया सीमेंट को टेक ओवर करता है, कभी कोई किसी को टेक ओवर करता है, इक्विटीज ट्रांसफर होते हैं, इक्विटीज क्रिएट होते हैं। तो क्या ये ऑफेंस बन जाएगा? ये बिजनेस अरेंजमेंट कभी ऑफेंस नहीं होता है। आपने बिजनेस अरेंजमेंट को ऑफेंस बना दिया, और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का,
प्राइम ऑफिसर, कोई मनी ट्रैपिंग नहीं है, कोई एक पैसा का कहीं मूवमेंट नहीं है, एक पैसे का मूवमेंट। प्रॉपर्टी एजीएल की थी, आज भी प्रॉपर्टी एजीएल की है। खाली जो कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए का डेट एजीएल पे था, जो आउटस्टैंडिंग था, उसको एक प्रकार से उस डेट को समाप्त किया, वेव किया या खत्म किया, और उसके तहत इक्विटी क्रिएट होके यंग इंडिया को इक्विटी दे दी गई। दैट मीन इक्विटी के माध्यम से आप मैनेजमेंट में रहते हो। वैसे भी कांग्रेस पार्टी का मैनेजमेंट था, एजीएल पर पॉलिटिकल पार्टी थी, साथ चलती थी, एक ही आइडियोलॉजी थी। आरटी एक्ट में इसका कोई प्रोहिबिशन नहीं है। कितने सारी वर्ल्ड में पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके पास अपने माउथ पीस होते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के पास अपने माउथ पीस रहा है, दूसरी पार्टी के पास रहे हैं जो अपनी आइडियोलॉजी की बात करते हैं। इसमें क्या ऑफेंस है? मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और जिस प्रकार से राजनीतिक द्वेष के साथ राजनीतिक लीडर्स पे इस प्रकार से फॉल्स केसेस इस देश में लगाए जा रहे हैं, आई थिंक इससे कटुता ही बढ़ रही है। और इस कटुता का प्रजातंत्र में अंत क्या होगा? क्या प्रजातंत्र कटुता से चलता है? क्या प्रजातंत्र को आप इस प्रकार से चलाएंगे कि अपने पूरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के केस, झूठे केस लगवा देंगे? मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट बताता हूं। चन्नी साहब के ऊपर ईडी का केस रजिस्टर होता है 4 अप्रैल 22 में। डीके शिव कुमार के ऊपर होता है 18 में। फारूक अब्दुल्ला के ऊपर होता है 21 मई 22 में। नवाब मलिक पे होता है 2022 में। महबूबा मुफ्ती पे होता है, सत्येंद्र जैन पे होता है, कार्ति चिदम्बरम पे होता है, टीटीवी दिनकरन पे होता है, अभिषेक बैनर्जी पे होता है, अनिल परब पे होता है, अनिल देशमुख पे होता है। और ये तो कुछ ही नाम बता रहा हूं। तो क्या पूरी विपक्ष पे ही केस ईडी बनाएगी? क्या कोई आज तक बीजेपी का व्यक्ति नहीं है जिसके केस बनना चाहिए पूरे देश में? ये किस प्रकार की व्यवस्था है? देखिए, पक्षपात तो कुछ हद तक हर, मगर इतना खुला पक्षपात तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्योंकि पक्षपात की भी सीमा होती है। और दूसरा, हम क्या देश को विभाजित करना चाहते हैं? देखिए, जिस देश को हम विभाजित करेंगे वो देश को हम पराजित करेंगे। विभाजित देश पराजित होता है। हम क्या चाहते हैं? हमारा देश पराजित हो जाए, हमारा प्रजातंत्र पराजित हो जाए, हमारे देश में कटुता फैले, हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो डर के, भय के वातावरण में रहे। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी इसका सड़कों पे विरोध करेगी, कोर्ट पे विरोध करेगी और हर फोरम पे विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल नेशनल पार्टी के तौर से देखती है। मैक्सिमम जो गवर्नेंस रहा इंडिया में कांग्रेस पार्टी का रहा। कभी आपने देखा है कि इस प्रकार की लिस्ट विपक्ष के अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में बनी होगी? आपने देखा प्रेस और मीडिया के ऊपर कितने बंदिशें हैं? आपने देखा कि आज इलेक्शन कमीशन की क्या हालत है? आपने देखा सीबीसी की क्या हालत है? आज जुडिशरी के बारे में लोग क्या कहते हैं? किस तरह से जुडिशरी को प्रेशराइज करके रखा जाता है? जजेस के नाम क्लियर नहीं किए जाते हैं, कॉलेजियम की रिकमेंडेशन रोक दी जाती है, झूठी आईटी रिपोर्ट बना के लोगों के नाम रिजेक्ट कराए जाते हैं। हम लोग उनको सब पता है। क्या इस प्रजातंत्र के लिए हमने ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ी थी? ये कैसा प्रजातंत्र की हम बात कर रहे हैं? अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। अब विरोध का बिगुल बच चुका है, शंखनाद हो गया। अब हम इन बातों को सहन करने को तैयार नहीं है।
आप अगर सोचते हो कि आप बड़े बड़े ऑपोजिशन लीडर्स की बेइज्जती करके आप देश चलाओगे तो देश कैसे चलाओगे, कैसे चलेगा? दूसरों का भी तो सम्मान आपको करना पड़ेगा। प्रजातांत्रिक प्रणाली में सबका सम्मान रहता है, जितना रूलिंग पार्टी का सम्मान होता है उतना विपक्ष का भी सम्मान रहता है। वाजपेयी जी को कितने सम्मान के साथ देखती थी कांग्रेस। नरसिम्हा राव जी ने वाजपेयी जी को यूएनओ भेजा था, राजीव जी ने वाजपेयी जी का इलाज करवाया। ये इसको सम्मान कहते हैं। विपक्ष को ईडी क्या बुला बुला के नोटिस भेज के, ये तो एक प्रकार से गवर्नमेंट का पुलिस स्टेशन है। जिसको चाहे बुला लो, जिसको चाहे छोड़ दो, जिसको चाहे बंद कर दो। आप बीजेपी ज्वाइन कर लो तो ईडी का केस खत्म हो जाता है, आप बीजेपी छोड़ दो तो ईडी का केस स्टार्ट हो जाता है। क्या ये व्यवस्था रहेगी? क्या मनमानी व्यवस्था चलती है क्या? हमारे कानून का कोई मतलब नहीं है। तो आज एक बहुत दुखी मन से हम लोग आए हैं और आज हम प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं और आज हम आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आप ये बात हमारी जन जन तक पहुंचाइए कि आज प्रजातंत्र खतरे में है, हमारी इंस्टीट्यूशंस खतरे में है, हमारा बड़ा फाउंडेशन प्रजातंत्र का खतरे में है। अगर हम आज सचेत नहीं होंगे तो पता नहीं भविष्य हमको कभी माफ करेगा या ना करेगा। धन्यवाद। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं।